देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मोदी और शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक नेता के ऊपर हुए बड़े खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने हल्का सा मामले को दिया तूल। छोटे से आंदोलन से पूरी चिंगारी राज्य के अंदर फैल गई और स्वतः आंदोलन होना शुरू हो गया। दोस्तों बताएंगे कैसे पूरे राज्य भर के अंदर खुद से आंदोलन इतना प्रचंड हो गया कि बीजेपी के नेता भागते भागते पहुंचे हैं हाई कोर्ट और बीजेपी की कई सारी महिला इकाई की नेत्रियों ने अब इस्तीफा मुंह पर फेंक कर मारना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से नए नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ में अब पूरे राज्य को बंद करने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है दोस्तों, यानी राज्य व्यापी बंद का ऐलान किया गया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी पर झूठे आरोप लगा रहा था भारतीय जनता पार्टी का विधायक। दोस्तों कांग्रेस के एमएलसी उठे और सीधा पहुंच गए बीजेपी विधायक के डेस्क के पास दोस्तों। इसके बाद पकड़ कर दिया ऐसा धक्का की मामला हो गया वायरल और फैल गया पूरा विवाद। बताएंगे किस तरीके से अचानक से मीटिंग को रद्द करना पड़ा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सिलसिलेवार तरीके से पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा वीआईपी था जो एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के सबसे जागरूक राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है दोस्तों। ऐसे में दिसंबर महीने के अंदर एक बड़ा खुलासा होता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावार का एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है दोस्तों, जिसमें सुरेश राठौर कथित रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी केस में वीआईपी बताते हुए सुनाई देते हैं। यह ऑडियो अंकिता पर स्पेशल सर्विस दबाव और हत्या के कथित सिग्नल से जुड़ा हुआ पूरा मामला था दोस्तों। जैसे ही ऑडियो क्लिप वायरल होता है वैसे ही सुरेश राठौर के इस ऑडियो क्लिप के बाद जोरदार तरीके का हंगामा मच गया दोस्तों। और हंगामे के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को अपने हाथों हाथ लिया दोस्तों और देहरादून, दिल्ली, जंतर मंतर हर जगह पर सामाजिक संगठन और छात्र युवा कांग्रेस को पूरी तरीके से एक्टिव करते हुए जोरदार तरीके का विरोध शुरू किया गया। कथित वीआईपी सार्वजनिक रूप से नामित कर जांच के दायरे में लाना चाहिए और केस को सीबीआई के हाथ में देकर स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्य व्यापी आंदोलन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक पुतला जलाने की कोशिश में पुलिस के साथ कई बार टकराव भी हुआ। अंकिता को न्याय दो के बैनर तले जोरदार तरीके से न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों। और इसके बाद देखा गया कि उत्तराखंड के अंदर अचानक से ये मामला जनता के बीच में पूरी तरीके से पहुंच गया दोस्तों और जनता खुद से इस मामले पर जागरूक हो गई और जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं थी मौजूद तो स्थानीय संगठनों की ओर से जोरदार तरीके का मोर्चा खोला गया दोस्तों और आंदोलन किया गया। उत्तराखंड के अंदर धीरे धीरे करके बीजेपी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा भड़कता जा रहा है। कई सारे मामलों को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर जबरदस्त नाराजगी चल रही है दोस्तों। प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तराखंड के विकास के नाम पर उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की जो साजिश चल रही है उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से पूरी तरीके से उब गई है दोस्तों और अब यह आंदोलन जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है, राज्यव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के लोगों के ऊपर भी भारी दबाव बना है दोस्तों। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच में देरी के कारण एक और बीजेपी के नेता ने इस्तीफा दिया है। अरविंद तोमर ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अरविंद तोमर मंडल महामंत्री के तौर पर बीजेपी में काम कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को लेटर लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले बीजेपी की एक और नेत्री किरण शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों, जो पौड़ी जिला पंचायत के सदस्य है। अंकित बहुखंडी जो ऋषिकेश बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और भगत राम कोठारी जो पूर्व राज्य के मंत्री है, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से लगातार महिलाओं का एक भारी विरोध और पुरुष भी साथ में खड़े हैं दोस्तों, वो भी विरोध करते हुए उत्तराखंड की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने पर बीजेपी के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उस वीआईपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या की गई। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अचानक से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे हैं। हुआ ये कि नरेंद्र मोदी के करीबी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावार के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी का नेता दुष्यंत गौतम दावा कर रहा है कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और इसीलिए वो मानहानि का मुकदमा दायर करवाएंगे। दुष्यंत गौतम ने बीजेपी और खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी को साजिश का मास्टरमाइंड बताते हुए शिकायत दर्ज करवाते इन लोगों के नाम जोड़कर इन पर कार्रवाई करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर इतने गंभीर आरोप लगे थे तो
पहले दिन ही उनको एफआईआर करवानी चाहिए थी, लेकिन इतने दिनों के बाद पहले वो आकर कहते हैं कि राजनीति छोड़ दूंगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर किसी भी तरीके के ऐसे वीडियो को रोकने की मांग करते हैं जिसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया हो, और अब जाकर वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उनके एफआईआर से पहले सीबीआई जांच के लिए इस पूरे मामले की अनुशंसा की जानी चाहिए और सीबीआई जांच होगी और पता चलेगा कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस मांग कर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आज फिर से देहरादून समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों के अंदर विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच के मामले को लेकर 11 जनवरी 2026 को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। दोस्तों, उत्तराखंड बंद का समर्थन करते हुए कई सारे संगठन धीरे धीरे करके बाहर आते जा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया छोटा सा आंदोलन धीरे धीरे करके राज्य के अलग अलग संगठनों के द्वारा पकड़ लिया गया दोस्तों, और संगठन अपने अपने स्तर पर विरोध करने लगे। इसीलिए हर कोने से उत्तराखंड के अंदर पहाड़ पर एक लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है जो हाथ में तख्तियां लेकर घूम रहे हैं और अंकिता भंडारी की हत्या के मामले पर न्याय की मांग कर रहे हैं दोस्तों। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का हाल बन चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों के बीच में रोष स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी धीरे धीरे करके लोगों के बीच में पॉपुलर होता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे उत्तराखंड बंद भी कहीं ना कहीं सफल रूप से किया जाएगा। और अंकिता भंडारी मामले को लेकर जब तक सीबीआई जांच में वीआईपी का नाम नहीं खुलेगा तब तक ये आंदोलन बदस्तूर लगातार जारी रहेगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड की कांग्रेस इकाई सबसे मजबूत इकाइयों में से एक है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों की नब्ज को पकड़ा दोस्तों, और इसके बाद प्रदेश खुद आंदोलन करने के लिए मैदान में उतर गया। और इसी से पता चलता है कि एक राजनीतिक पार्टी का क्या काम होता है। राजनीतिक पार्टी का काम होता है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर शुरुआत करना किसी आंदोलन की, उसके बाद वो जन आंदोलन में अपने आप तब्दील हो जाता है और राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, पूरे के पूरे सरकार के तंत्र को सबके सामने झुकना पड़ता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के डेवलपमेंट प्रोग्राम की मीटिंग में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के एमएलसी भीमराव पाटिल और बीजेपी के विधायक सिद्धू पाटिल के बीच में जबरदस्त मारपीट का माहौल बन गया दोस्तों। आपको बता दें कि अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी और मंत्री भी यहां पर मौजूद थे दोस्तों। मंत्री के नेतृत्व में चल रही मीटिंग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धू पाटिल कांग्रेस पार्टी के एमएलसी भीमराव के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भीमराव पाटिल ने वन भूमि की जमीन को कब्जा कर रखा है। बिदर में ये मीटिंग चल रही थी वन भूमि से जुड़ी हुई। ऐसे में जैसे ही आरोप लगाया गया वैसे ही कांग्रेस पार्टी के एमएलसी भीमराव पाटिल भड़क गए दोस्तों और बीजेपी के विधायक सिद्धू पाटिल के डेस्क की ओर आगे बढ़े और इसके बाद बीजेपी के नेता को पकड़कर उन्होंने पीछे धक्का मार दिया। और इसी दौरान तुरंत पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए दोस्तों, और जो सिपाही लगे हुए थे सुरक्षा में वे जल्दी में जब पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। लगभग 3 मिनट तक बैठक के अंदर जमकर गाली गलौज चलती रही और मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस और वहां पर मौजूद लोगों के बीच में स्थिति अफरा तफरी वाली हो गई दोस्तों। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति में बीच बचाव किया और मंत्री ईश्वर खंडरे इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने भी मामले को शांत करवाया। उसके बाद स्थिति को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि अब लग नहीं रहा कि मीटिंग पूरी हो पाएगी और इसीलिए मीटिंग को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया और आगे कभी और इस तरीके की मीटिंग होगी वन विभाग की जानकारी दे दी गई। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एमएलसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा था बीजेपी का विधायक, इसी कारण से वो भड़क गए और जाकर सीधा धक्का मार दिया। अब इस मामले पर अभी तक तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन साफ स्पष्ट हो चुका है कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में जबरदस्त तरीके का संघर्ष चल रहा है दोस्तों। डंके की चोट पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक की हाथापाई जैसी स्थिति बन जा रही है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पुणे के नगर निगम के चुनाव में सियासी पारा हाई हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बयानबाजी होनी तो तय मानी जा रही है। सोमवार को पुणे के कटराज में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार का जिक्र किया और कहा कि अगर उकसाया जाएगा तो वो भी जवाब देंगे, मुझे उकसाया जाएगा तो जवाब दूंगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि पुणे चुनाव धीरे धीरे करके गरमा रहा है। एक दादा यानी अजित दादा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि एक दादा आरोप दे रहे हैं यानी अजित पवार आरोप लगा रहे हैं और दूसरे दादा बोल रहे हैं कि अन्ना भी बोल रहे हैं। अब चुनाव जोर पकड़ने लगा है। हम जितना ज्यादा अतीत की बात करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। इससे कई मुश्किलें पैदा होंगी, इसलिए मैंने तय किया है कि जब मुझे उकसाया जाएगा जैसे मुंबई में तो मैं जवाब दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं देता तो यह कमजोरी लगेगी। हालांकि मेरा ध्यान विकास के ऊपर बना हुआ है। बता दें कि पुणे सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होने वाला है। पुणे में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। पुणे महानगर
पालिका की सत्ता पर 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जमकर रिश्वतखोरी चलती रही, यानी पैसा लेन देन चलता रहा। बीजेपी के समर्थकों ने जनता को जमकर लूटा पुणे महानगर पालिका में और इसीलिए वो निशाना साधते हुए रिश्वतखोरी और भारतीय जनता पार्टी की रिश्वतखोरी से मुक्ति का दावा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अजित पवार खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं दोस्तों। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि वो जनता को बेवकूफ बना लेंगे और जनता बन जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर उनको बार बार बोलने के लिए मजबूर किया गया तो वो जरूर बोलेंगे। हालांकि सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस एक शब्द अजित पवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री रहना है और अजित पवार को मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सत्ता में रहना है, वरना उनके खिलाफ भी जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं सारे के सारे खुल जाएंगे। इसीलिए अजित पवार भी लिमिट में ही बोल रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर दोनों के दोनों आम जनता को और खासकर जो उनके कार्यकर्ता है उनको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये दोनों के दोनों पुणे में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसीलिए थोड़े बहुत इस तरीके के मूवमेंट शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऐसा लगना चाहिए कि पुणे के अंदर एक दूसरे के विरोधी है, वरना लोग कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे को वोट देकर पुणे के अंदर बीजेपी और अजित पवार को हरा देंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया किस नजर से देखती है दोस्तों, इसका एक और बड़ा खुलासा ट्रंप ने किया है। ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया गया, जिक्र किया गया इसका दोस्तों, क्योंकि ट्रंप कहता है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। मुझे मोदी खुश करना चाहता है, वो जानते हैं कि मैं उससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश करने की जरूरत है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं जल्द टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दूंगा, जिसका उन्हें नुकसान झेलने को मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ फैसले ले रहे हैं और तेल के आयात को भी कम किया जा रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि अमेरिका के दबाव में रूस से भारत ने तेल को कम खरीदना शुरू कर दिया है। इससे स्पष्टता हो गई है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में झुकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद कई सारे गोदी मीडिया में ऐसा नहीं बताया जा रहा, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया वाले दिन रात नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की तथाकथित विदेश नीति की तारीफ करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा दोस्तों विदेश नीति वो होती है जिसमें सबको साथ में लेकर चला जाता है, सबसे अपना विकास करवाया जाता है। लेकिन आज अमेरिका भारत से दूर हटता चला जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सुप्रिया शिनेट बोली, कहा नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए ट्रंप क्या बोल रहा है। क्या रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ है क्योंकि आपको ट्रंप को खुश करना है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका तय करता है? ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात करता है, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बातें करता है, लेकिन मोदी ने चुप्पी साध रखी है। ट्रंप से मोदी इतना क्यों डरते हैं? मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को सबके सामने आकर बताना चाहिए कि इन सवालों का जवाब क्या है, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए आते ही नहीं है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी डरते हैं कि अगर कोई उनके बयान में कुछ उल्टा निकल गया तो फिर अमेरिका के साथ संबंध और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही विदेश नीति को लेकर, ना ही भारत के तथाकथित विकास के उनके दावे को लेकर, इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी संवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, केवल मन की बात यानी एक तरफा ढोल बजाते रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान पर अब रवीश कुमार की ओर से प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। रवीश कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए कि विश्व गुरु के बारे में यह कैसी बातें कर रहा है ट्रंप। अफसोस है ट्रंप को खुश किया जा रहा है, भारत को इसकी निंदा करनी चाहिए। यानी दोस्तों क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है कि वो ट्रंप को खुश करने के लिए निर्णय लेते रहे? क्या भारत की अपनी विदेश नीति स्पेशल विदेश नीति नहीं है? इन मामलों का जवाब देना चाहिए बीजेपी की सरकार को, या तो विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री आकर जवाब दे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी के अंदर कोर्ट के स्टाफ की ही चुनाव में नौकरी लगा दी गई दोस्तों, यानी ड्यूटी लगा दी गई, जिस मामले पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि बीएमसी इस तरीके का आदेश जारी नहीं कर सकती। और बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी ने 22 दिसंबर को लेटर जारी करते हुए निचली अदालत के स्टाफ को चुनावी ड्यूटी पर बुलाया था दोस्तों। इस आदेश पर बम्बई हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के पास किस प्रावधान के तहत यह अधिकार है कि वो हमारे कोर्ट के स्टाफ को बुला ले चुनाव में सहयोग करने के लिए? ये तो तरीका गलत है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा दोस्तों जब गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। गोवा आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित पालेकर ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कुछ और नेताओं ने भी अपना इस्तीफा दिया है, जिसमें कार्यकारी गोवा के अध्यक्ष श्री कृष्ण परब का नाम है, राज्य उपाध्यक्ष सरफराज का नाम है और गोवा यूथ विंग के अध्यक्ष रोहन नाइक का नाम है। पदाधिकारी चेतन कामत
कामत ने भी इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। और इन सभी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़ा किया है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए अमित पालेकर ने कहा कि उन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना परिवार और पेशेवर जीवन को दांव पर लगाया, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में हार का पूरा ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी ने गोवा के अंदर खराब प्रदर्शन को लेकर अमित पालेकर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटा दिया। यानी अमित पालेकर वही व्यक्ति है दोस्तों जिनको एक टाइम में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन आज पालेकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, उन्हें पार्टी के अंदर सभी चीजों का जिम्मेदार बताया गया, जिस कारण से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर फिर से ढहती हुई नजर आ रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन के अंदर दिल्ली के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जब पहले दिन राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अभिभाषण शुरू किया गया तो उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शन कर रहे विधायक को बाहर निकालने के आदेश जारी कर दिया और स्पीकर ने सबसे पहले संजीव झा और कुलदीप कुमार को निकालने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद विधायक बाहर चले गए और बाद में 4 विधायकों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के अंदर मास्क पहनकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और वायु प्रदूषण पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार को स्पीकर ने बाहर निकाला और अन्य विधायक भी सदन के बाहर चले गए। इसके बाद पार्टी के विधायक महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर पॉल्यूशन को लेकर जोरदार तरीके से मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गंज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को 15 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण करने के लिए जवाब देने के लिए तलब किया है। जत्थेदार ने आरोप लगाया है कि सीएम मान ने हालिया पंथिक मुद्दे पर सिख मर्यादा और अकाल तख्त के सर्वोच्चता और गुरुओं के प्रदत्त दसवंध गुरु की गोलक के सिद्धांतों के खिलाफ जानबूझकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसीलिए उनको सिख समाज से माफी भी मांगनी पड़ेगी और स्पष्टीकरण आकर देना पड़ेगा। अकाल तख्त पर ये स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। रिपोर्ट के अनुसार शमी के एम्यूनरेशन फॉर्म में प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी गड़बड़ियां मिली है। इसके साथ ही कोलकाता साउथ कोलकाता के वार्ड नंबर 93 से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। शमी केएमसी से जुड़े हुए हैं, यानी केएमसी के वार्ड संख्या 93 से जुड़े हुए हैं, जो रास बिहारी असेंबली सीट के अंतर्गत आता है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने पैतृक गांव में वोटिंग की थी, जिसमें 58 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। इसके बाद दावा, आपत्ति और सुनवाई को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में कई लोगों के नाम काटे गए हैं दोस्तों, और इसीलिए जिन लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए, यानी जो दावा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उन लोगों को नोटिस भेज कर जवाब देने के लिए बोला जा रहा है, सबूत पेश करने के लिए बोला जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों मेनका गांधी बोलती हैं कि अगर आप 2 रात में 800 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़ोगे तो हवा का क्या होगा। पटाखों पर देश भर में बैन लगना चाहिए। जो लोग पटाखे फोड़ते हैं उन्हें एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए। इस पर राजीव निगम बोले, कहा यही बात बोलने पे दूसरों को सनातन विरोधी और देश विरोधी बोला जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जाहिलों से निपटना जरूरी है और अधर्मी लोग जानबूझकर हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं और बाद में खुद ही इस बात को भुगतते हैं और लोगों को भी भुगतने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों के धर्म के नाम पर ये जो पटाखे फोड़ने का प्रचलन चला है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो प्रदूषण बुरे हाल में चला जाता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और हमें तय करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे हवा प्रदूषित हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बीएमसी चुनाव के बीच में मुंबई के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हिंदू मराठी मेयर टिप्पणी पर निशाना साधा है। दोस्तों एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाकर ज्यादा दिन नहीं जीत सकते चुनाव। जो उम्मीदवार लोगों से जुड़े हुए हैं वही चुनाव जीतेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र भाषा के आधार पर बना हुआ है और मुंबई में जन्मे सभी लोग मुंबई वासी है। कुछ लोग धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी को हार का डर लगता है तो वो धर्म का सहारा लेता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, यानी उनका निशाना अपने ही सत्ताधारी दल के सहयोगी पार्टी यानी एनसीपी के पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म ललन टॉप पर एक मजबूत मीडिया ब्रांड के तौर पर स्थापित करने वाले सौरभ द्विवेदी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के संपादक की जिम्मेदारी को भी छोड़ दिया है। प्रबंधक
गठबंधन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ द्विवेदी अब एक नई मीडिया पहल की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही अपना स्वतंत्र मीडिया ब्रांड शुरू कर सकते हैं। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केटीआर का राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर विवादित बयान। बोले अधूरा वादा किए जाने और अधूरा वादा पूरा होने पर अभी उन्हें चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। यानी राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को फांसी दिलवा रहे हैं क्योंकि वादा पूरा नहीं किया है रेवंत रेड्डी ने। यह दावा केसीआर के बेटे केटीआर का है। यानी अगर केसीआर ने सही से लोगों से वादा पूरा किया होता तो लोग उनको सत्ता से बाहर नहीं कर देते, लेकिन जब केसीआर को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया तो अगर कांग्रेस पार्टी सही से काम नहीं कर रही है तो जनता सत्ता से बाहर कर देगी। और वैसे भी जो पंच वादे थे वो तो पूरे किए जा रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बीआरएस वाले कैसे स्वीकार करेंगे इस बात को, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बीआरएस वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को अधूरा वादा किए जाने को लेकर चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अगर फांसी देने पर ही आ गए तो फिर बीआरएस पार्टी को सबसे ज्यादा जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने जाकर, जो 10 साल तक सरकार चलाते रहे और केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। बीआरएस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगभग एक ही जैसी है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर दोनों पार्टियां गठबंधन भी करेगी कांग्रेस पार्टी का डर देखकर। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वो राज्य के अंदर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान हुई मौत के मामले में कोर्ट जाएंगी। और उन्होंने कहा कि मैंने मंगलवार यानी आज अर्जी दाखिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं एक ट्रेंड वकील हूं, यानी अपनी बातें खुद से कोर्ट के सामने रख सकती हूं, इसीलिए मैं कोर्ट में खुद जाकर पैरवी करूंगी। यदि मुझको अनुमति दी गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। और दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर शुरू हुई है और डर के मारे कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन सब लोगों को न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट में बहस करना पड़ेगा तो वो बहस करने के लिए तैयार है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी अगर खुद से बहस करने के लिए मैदान में उतरती है तो ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण होगा, जब एक मुख्यमंत्री अपने लॉ की डिग्री का इस्तेमाल करते हुए, स्किल का इस्तेमाल करते हुए जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए खुद से कोर्ट में कटघरे के अंदर कूदेगा और एक एक सवालों का जवाब देगा और एक एक सवाल पूछकर बीजेपी वालों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखता हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।